सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आसिफ विश्वकर्मा एक बार फिर से सभी मित्रों को सितंबर माह के साप्ताहिक करंट अफेयर में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर संडे को सुबह 10 बजे साप्ताहिक करंट अफेयर की क्लास होती है। तो दोस्तों जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो जल्द से सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। ठीक है, तो दोस्तों फिर अब हम लोग चलेंगे अपनी क्लास की तरफ और करेंगे आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि अगस्त 2022 में भारत ने किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृत विरासत की सूची में शामिल हेतु नाम को प्रस्तावित कर दिया है। पहला ऑप्शन है आपके पास कजरी, दूसरा है यक्षगान, तीसरा है गरबा और चौथा है भरतनाट्यम। तो सभी लोग इस चार ऑप्शन में आप अपना आंसर बताइए कि चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। सभी मित्र जिन्होंने अभी हमारे सेशन को लाइक नहीं किया हो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर ले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं है। ठीक है, और दोस्तों जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें सही होगा गरबा। गरबा आपको पता होगा ये जो गरबा है ये एक नृत्य है और ये इसको 2022 में यूनेस्को की अमूर्त संस्कृत विरासत सूची में शामिल हेतु नाम को प्रस्तावित कर दिया गया है। ठीक है, तो चलते हैं इनके प्रमुख तत्वों पर एक नजर डालते हैं। इस तरह का ये डांस जो नृत्य है वो होता है गरबा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, बात करेंगे इसके प्रमुख तत्वों पर। अगस्त 2022 में भारत ने गरबा नृत्य को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH सूची में शामिल करने हेतु नामित किया है। भारत में ICH के रूप में मान्यता प्राप्त 14 परंपराएं हैं। देखो ये गरबा जो नृत्य है वो शामिल करने हेतु नामित किया गया है भारत के द्वारा और किसमें यूनेस्को की अमूर्त संस्कृत विरासत में इंटेंगिबल कल्चर हेरिटेज विरासत की सूची में किस वर्ष के लिए, वर्ष 2022 के लिए। आपको पता है कि इससे 1 साल पहले 2021 में यूनेस्को की अमूर्त संस्कृत सूची में विगत वर्ष में शामिल किया गया था कोलकाता की दुर्गा पूजा को दिसंबर 2021 में। आपको पता है कि गरबा जो नृत्य है वो गुजरात का ही नृत्य है। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ और सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अत्याधुनिक अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है। पहला ऑप्शन है आपके पास बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन है फरीदाबाद, तीसरा ऑप्शन हैदराबाद, चौथा है मोहाली। ये चार ऑप्शन है। जल्दी से सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि सभी लोगों का आंसर क्या जा रहा है। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कौन सा इसमें आंसर सही होगा। इसमें बी नंबर आंसर सही होगा फरीदाबाद में दोस्तों जो है अत्याधुनिक अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं इनके प्रमुख तत्वों पर एक नजर डालते हैं और 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद हरियाणा में अत्याधुनिक अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये देखो और स्थापित किया फरीदाबाद हरियाणा में अमृता अस्पताल संचालित माता अमृतानंदमयी मठ द्वारा और इसकी जो बेड क्षमता है 2600 है करीब और अनुमानित जो राशि बताई गई है वो करीब 6000 करोड़ है। ठीक है, चलते हैं अगले थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ और थर्ड नंबर क्वेश्चन आज का कह रहा है कि अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र कहाँ निर्मित किया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन आपके पास मुंबई, दूसरा ऑप्शन हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन मोहाली और चौथा ऑप्शन है फरीदाबाद। तो सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और सभी लोग बताओ कि इसमें आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करते रहें और बताते रहें कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। और दोस्तों इस टेस्ट सीरीज को हल करने के बाद भी अपने कमेंट के माध्यम से सभी लोग हमें स्कोर अपना बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मैं बताऊंगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें सी होगा मोहाली में उन्होंने कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का निर्माण किया अभी हाल ही में। ठीक है,
चलते इनके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं। सबसे पहले ये है होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र। इसका जो उद्घाटन किया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। स्थित कहाँ है? साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मोहाली, ये पंजाब में पड़ता है। निर्माणकर्ता टाटा मेमोरियल सेंटर है। निर्माण की लागत करीब कितनी होगी? 660 करोड़ बताई जा रही है और ये क्षमता आधुनिक उपकरणों की सुविधाओं के साथ साथ 300 बिस्तरों की भी क्षमता को बताया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 अगस्त 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू की गई है? तो सभी दोस्तों, कौन सी योजना की मैं बात कर रहा हूँ? रक्षा गार्ड योजना 2022, ठीक है, ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022। तो पहला ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन जम्मू कश्मीर और चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कि इसमें आपका कौन सा आंसर सभी दोस्तों का सही जा रहा है। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करते रहें और बताते रहें कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें जो आंसर सही होगा वो सी नंबर ऑप्शन सही होगा, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 की नियम लागू किए गए हैं। और देखिए ये है इसके, ये आपको जो फौजी हैं वो आपको सिखाएंगे कि किस तरह से अपनी आत्मरक्षा करे गांव में ही रह करके, ठीक है, आतंकवादियों से मुकाबला कर सके। आपको इतना मतलब ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो ये लागू किया गया है 15 अगस्त 2022 से जम्मू कश्मीर में लागू की गई गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही। और उद्देश्य क्या है कि सीमाओं के साथ जम्मू संभाग के गहन क्षेत्रों में चिन्हित गाँव में स्वयंसेवी सहस्त्र नागरिकों के एक छोटे समूह को संगठित करना है। चलते हैं आज के पांचवें क्वेश्चन की तरफ। और आज का पांचवा क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि पुस्तक ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 में किसके चयनित लेखों का संकलन है? ठीक है, किस पुस्तक में? पुस्तक ए न्यू इंडिया, ठीक है, सेलेक्टेड राइटिंग 2014-19, ठीक है। तो इसमें किसका संकलन किया गया है? तो पहला ऑप्शन है शंकर दयाल शर्मा, दूसरा नरेंद्र मोदी, तीसरा अरुण जेटली और चौथा है लाल कृष्ण अडवाणी। 4 ऑप्शन है। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि इसमें सभी लोगों का आंसर क्या जा रहा है। सभी लोग अपने आंसर को पुष्ट करते रहे, बताते रहे कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सी नंबर सही होगा, अरुण जेटली। 2014 से 19 तक इसमें अरुण जेटली की पूरी कहानी या लेखों का संकलन किया गया है इस पुस्तक में। इस पुस्तक का नाम है पुस्तक ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 और 19। इसमें चयनित लेखों का संकलन है जिनका नाम है अरुण जेटली, ठीक है। और अपने भारत में वित्त मंत्री रह चुके हैं अरुण जेटली। बात करते हैं इनके प्रमुख तत्वों पर, एक नज़र डाल देते हैं। देखो ये पुस्तक है, दिवंगत वित्त मंत्री अरुण जेटली चयनित लेखों का संकलन किया गया है इस पुस्तक में। पुस्तक है ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19, ठीक है। विमोचन करता है पूर्व उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम है एम वेंकैया नायडू, ये विमोचन करता है, यही है अरुण जेटली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक स्मारक का निर्माण किया जा रहा है, प्रस्तावित है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है गुजरात और चौथा है पश्चिम बंगाल। 4 ऑप्शन है। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कि इसमें आप सभी का क्या आंसर जा रहा है। आप सभी का क्या आंसर जा रहा है, सभी लोग क्लियर करो अपने आंसर को। तो दोस्तों मैं बताऊंगा इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक वैदिक तारामंडल दोस्तों बन रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बन के तैयार हो जाएगा 2023 तक और यह करीब जुलाई में प्रस्तावित है, खुलने के चांस है, ठीक है। चलते हैं इनके प्रमुख तत्वों पर, यही है वैदिक तारामंडल जो पश्चिम बंगाल में जो बनाया जा रहा है, ठीक है। और चलते हैं इसके प्रमुख तत्वों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक स्मारक का निर्माण हो रहा है और निर्माण 2010 में प्रारंभ हुआ था। आगंतुकों का जो प्रवेश होगा करीब 2023 जुलाई अगस्त के बीच हो जाएगा और ये स्थान है पश्चिम बंगाल के वैदिक तारामंडल के रूप में और लागत $100 बिलियन करीब बताई जा रही है। और इस पर बात करेंगे, कुछ और प्रमुख तथ्य हैं जैसे निर्माण कार्य में वर्ष 2010 में प्रारंभ हुआ लेकिन कोविड-19 कारण निर्माण कार्य में देरी आ रही है। पश्चिम बंगाल के मायापुर जिले में स्थित यह वैदिक तारामंडल के मंदिर, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहा गया,
इस्कान संस्था के मुख्यालय के रूप में काम करेगा ये। इसके अंतर्गत सबसे बड़े गुंबद का निर्माण किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर की परिकल्पना आचार्य प्रभुपाद ने की थी। ठीक है, चलते हैं आगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुस्तक साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार का विमोचन 29 अगस्त 2022 को किया गया है। किसने किया? पहला ऑप्शन है डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई, दूसरा है सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, तीसरा है मनसुख मांडविया और चौथा है प्रोफेसर तनुजा मनोज निसारी। तो 4 ऑप्शन है, सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कि इसमें सभी लोगों का क्या आंसर जा रहा है। तो सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करते रहो और बताते रहो कि इसमें सभी लोगों का क्या आंसर जा रहा है। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए नंबर, डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई, यही ऑप्शन सही है। इस पुस्तक के जो विमोचन करता है वो डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई हैं और पुस्तक का नाम है साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। ठीक है, तो दोस्तों इसके लेखक कौन है? डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई। एक दो बार इसको रट लीजिए अपने दिमाग में तो याद हो जाएगा। चलते हैं इनके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डाल लेते हैं। विमोचन कर हुआ जो समय था वो 29 अगस्त 2022 को था। विमोचन स्थल जो था वो अखिल भारतीय आयुष संस्थान AIIA में किया गया था और विमोचनकर्ता डॉक्टर मंजूपारा महेंद्र कालू भाई हैं जो आयुष महिला व बाल विकास राज्य मंत्री भी हैं। संकलनकर्ता AIIA के स्वास्थ्य व्रत और योग विभाग द्वारा इसको किया गया और सांच आधारित अनुसंधान है सूर्य नमस्कार पर। ठीक है, चलते हैं अगले 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि पुण्यकोटि दत्तू योजना किस राज्य से संबंधित है? पुण्यकोटि दत्तू योजना किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है तमिलनाडु। 4 ऑप्शन है, सभी लोग बताइए कि सभी लोगों का क्या आंसर जा रहा है। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करते रहो, बताते रहो कि कौन सा ऑप्शन आप सभी का जा रहा है। तो ये पुण्यकोटि जो दत्तू योजना है इसकी जो पहल है वो किस राज्य ने चालू की? तो दोस्तों कर्नाटक ने चालू की। किसने की? कर्नाटक ने चालू किया है। चलते हैं इनके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डाल लेते हैं। 2 सितंबर 2022 को कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा संचालित पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर कन्नड़ फिल्म अभिनेता किच्छा सुदीप को बनाया है। ठीक है, ये पुण्यकोटि जो दत्त योजना आपको बताई जा रही है, ब्रांड एम्बेसडर इसके जो बने हैं वो कन्नड़ फिल्म के अभिनेता हैं किच्छा सुदीप को नियुक्त किया गया है। और किच्छा सुदीप अभिनेता के साथ साथ निर्देशक जो हैं और निर्माता, पटकथा, लेखक और गायक भी इस तरह से हैं। ठीक है, देखते हैं पुण्यकोटि के बारे में थोड़ा सा और प्रमुख तत्वों पर नज़र डालते हैं। इसका जो शुभारंभ हुआ था वो 28 जुलाई 2022 को किया गया और ये योजना कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है इसमें क्या है कि गौशालाओं में गायों को पालने के लिए जनता द्वारा गोद लेने को प्रोत्साहित करने की एक योजना है और कर्नाटक राज्य का निवासी कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी वर्ग का हो इस योजना का पात्र हो सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्या कह रहा है कि 9 सितंबर 2022 को किसने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा है पीयूष गोयल, तीसरा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया और चौथा है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। 4 ऑप्शन है, सभी लोग बताएं कि इसमें कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करते रहो, बताते रहो कि कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो C नंबर ऑप्शन सही होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है ये अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का नाम है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। इसका शुभारंभ जिसने किया है उनका नाम है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है ना, चलते हैं आगे। इसके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डालेंगे। 24 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान NTRI नई दिल्ली में जनजातीय टीबी पहल के तहत आश्वासन अभियान के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 75 आदिवासी जिलों की पहचान कर उन टीबी इलाज के लिए जो है ये की गई है। चलते हैं इस टीबी क्या है इस बीमारी के बारे में भी पता करेंगे एक बार। ये एक बैक्टीरिया जनित जो है डायसिस है और ये बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। एक आप ये याद कर सकते हैं दोस्तों, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण ये होता है टीबी। इसकी खोज 1882 में रॉबर्ट कोच ने की थी और संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक सतत लक्ष्य के तहत 2030 तक टीबी को समापन करना है भारत से।
भारत ने टीबी समाप्त करने के लिए वर्ष 2025 तक लक्ष्य निर्धारित किया है, ठीक है, परंतु संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक स्तर लक्ष्य में 2030 तक किया है और हर वर्ष 24 मार्च को टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत जो है 2025 का लक्ष्य है, मगर संयुक्त राष्ट्र जो है कि वैश्विक स्तर लक्ष्य के तहत वो 2030 का तय किया गया है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत रखना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। आगे चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 2022 को T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए, ठीक है। T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। पहला ऑप्शन है डेविड ब्रावो, दूसरा है राशिद खान, तीसरा इमरान ताहिर और चौथा है सुनील नारायण। 4 ऑप्शन है, सभी लोग बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कि इसमें सभी लोगों का क्या आंसर जा रहा है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो ए सही होगा, ड्रावन ब्रावो। ड्रावन ब्रावो जो है वो T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। और ये दोस्तों जो है इवेन ब्रावो के बारे में देखेंगे हम लोग, इस प्रमुख तथ्यों के नज़र डालेंगे। 11 अगस्त 2022 को वेस्ट इंडीज के ये पूर्व क्रिकेटर इवन ब्रावो जो T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज के रूप में बन गए हैं। और यही हैं आपके जो है इवेन ब्रावो जो वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, और इन्होंने ही जो है पहली विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज के रूप में बन गए हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। क्या कह रहा है कि अगस्त 2022 को किस राज्य में दही हांडी को खेल का दर्जा प्रदान किया गया है दोस्तों। तो आपको पता होगा कि ये तो दही हांडी है, ये खूब फेमस होता है, हर जगह जगह पर ये उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा है गोवा, चौथा है मध्य प्रदेश। 4 ऑप्शन है, सभी लोग बताइए 4 ऑप्शन माध्यम में कौन सा ऑप्शन इन 4 में सही है, ठीक है। ये जो हांडी का खेल है उसको दही हांडी का जो उत्सव हो इसको खेल का दर्जा दिया गया, किस सरकार ने दिया है। तो सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। सभी लोग अपने आंसर की जल्दी से पुष्टि करते हो, बताते जाओ कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही जाएगा वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने ये बोल दिया है कि जो हांडी का जो उत्सव किया जा रहा है अब वो एक खेल के तहत देखा जाएगा, वो खेल होगा, कि खेल का दर्जा उन्होंने दे दिया। क्योंकि आपको पता दही हांडी जो उत्सव होता है ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है, और सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस प्रकार इस खेल को महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि इसको खेल का दर्जा देना जरूरी है, तो उन्होंने खेल का दर्जा इस दही हांडी को दे दिया है, ठीक है। चलते हैं इसके प्रमुख तत्वों पर एक थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों को गोविंदा कहा जाएगा। एक तो याद रखना है कि इसमें जो भी लोग भाग लेंगे इनको गोविंदा कहा जाएगा। दर्जा प्राप्त साहसिक खेल मतलब एडवांटेजर स्पोर्ट्स का इसको दर्जा दिया जाएगा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। गोविंदाओं को क्या क्या लाभ होगा? सरकारी योजनाओं में से सरकारी नौकरी में 5% का आरक्षण होगा जो इस खेल में प्रतिभाग करेगा, ठीक है। शामिल गोविंदाओं को प्रति बीमा सुरक्षा, जैसे खेल के दौरान मृत्यु होने पर भी गोविंदा के परिजनों को करीब 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, ठीक है। और किसी गोविंदा का हाथ, पैर या शरीर का कोई भी अंग खराब होने से 5 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। गोविंदा के दोनों आंखें या दोनों हाथ या शरीर का कोई 2 महत्वपूर्ण अंग गंभीर रूप से चोटिल होने से 7 लाख रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। अगस्त 2022 को शुरू की गई स्माइल 75 पहल है, और ये 75 पहल जो है पहल किसके पुनर्वास से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है बेसहारा बच्चों के लिए, दूसरा ऑप्शन है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, तीसरा है भीख मांगने लगे लोगों के लिए, और चौथा है कश्मीरी पंडितों के लिए। 4 ऑप्शन है, सभी लोग बताइए कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। तो पता करें आप स्माइल 75 पहल क्या है और किसके लिए जो पुनर्वास के लिए चालू की गई है। तो सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि कर चुके होंगे, और मैं बताऊंगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सही होगा दोस्तों इसमें सी नंबर ऑप्शन सही होगा। भीख मांगने में लगे जो लोग हैं उनको पुनर्वास करना है, उनके लिए योजना है, उनको इस क्षेत्र से हटाना है और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसका नाम है स्माइल 75। चलेंगे इसके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डाल लेंगे दोस्तों। स्माइल 75 की पहल है शहर, कस्बों, नगर पालिका भिक्षावृत्ति जो
मुक्त बनाना है, यही इसका उद्देश्य है इस योजना का। और भीख मांगने में लगे लोगों के समग्र पुनर्वास की रणनीति को बनाना है। पहल लागू की जाएगी। गैर सरकारी संगठन और अन्य हितधारकों के सहयोग से चिन्हित 75 नगर निगमों को किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे इसमें जो है इसमें पहले के अंतर्गत क्या क्या फोकस क्षेत्र रखे जाएंगे, जैसे शिक्षा, जागरूकता, परामर्श, चिकित्सीय सुविधा का प्रावधान, पुनर्वास, कौशल विकास, आर्थिक संबंध, सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रम। इस पहल के अंतर्गत ये फोकस क्षेत्र रखे गए हैं। इस्माइल परियोजना हेतु बजटीय आवंटन क्या क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले देखेंगे अवधि 2025-26 तक इसको मुक्त करना है। बजट का आवंटनकर्ता जो है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत है। आवंटित बजट में 100 करोड़ रुपए के करीब राशि के माध्यम से इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। और उद्देश्य है कि जो भीख मांगने वाले पर्सन हैं उनको यहाँ से मतलब बहुत जल्द समाप्त करना है। इनकी श्रेणी जो भीख मांगने वाली है पर्सनों को, इनको हटाना है, जिससे एक बेहतर देश का निर्माण हो सके। और इन्हें हर फोकस क्षेत्र पर, इन्हें जो जो फोकस क्षेत्र रखे गए हैं उन पर इनके सारे क्षेत्र को प्रोवाइड करना है। चलते हैं अगले 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और अगला 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगस्त 2022 में G20 देशों के पर्यावरण व जलवायु मंत्रियों की एक संयुक्त बैठक हुई है 2022 में, और वो कहाँ संपन्न हुई है। पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दूसरा ऑप्शन है बाली, तीसरा ऑप्शन दोहा, चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली। 4 ऑप्शन है। सभी लोग बताइए कि इनमें आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, बाली। बाली ये कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया में पड़ता है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। ठीक है, तो ये बाली जो है इंडोनेशिया में पड़ता है। यहीं बैठक हुई है अभी, पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की संयुक्त बैठक 2022 संपन्न हुई है। ठीक है, चलते इसके प्रमुख तत्वों पर नजर डाल लेते हैं। बात करेंगे G20 देशों के पर्यावरण व जलवायु मंत्रियों की संयुक्त बैठक 2022 में आयोजित की गई। कब आयोजित की गई, 31 अगस्त 2022 को। किसे, केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं ने जो भारत का प्रतिनिधित्व किया है। यही है व्यक्ति भूपेंद्र यादव जिन्होंने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है। और ये केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। कहाँ से किया है, तो ये कहाँ हुआ है, बाली, इंडोनेशिया में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज का कह रहा है कि अगस्त 2022 में किस देश की महारानी मैक्सिमा, देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, पूछ लेता है अगस्त 2022 में किस देश की महारानी मैक्सिमा भारत की यात्रा पे रही। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है स्पेन, दूसरा ऑप्शन है नॉर्वे, तीसरा है जापान, चौथा है नीदरलैंड। 4 ऑप्शन है। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ सभी लोग कि आपका आंसर क्या सही जा रहा है। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, सभी लोग बताओ कि इसमें आपका आंसर कौन सा जा रहा है। आपने कितनी अच्छी पढ़ाई की है, कितना पूरा वीक में आप अपडेट रहे करंट अफेयर से, यही आपको सिखाएगा कि आप यदि जो MCQs के माध्यम से मेरी जो सीरीज चल रही है साप्ताहिक करंट अफेयर्स, इससे आपको पता लगेगा कि वास्तव में हमने पूरे सप्ताह के बीच में कितना करंट अफेयर पढ़ा और कितने क्वेश्चन उसमें सही कर रहे हैं। ये आपको आंकड़ा बताएगा दोस्तों मेरी सीरीज साप्ताहिक करंट अफेयर हर संडे सुबह 10 बजे वाली क्लास पर। ठीक है, तो महारानी जो आई हैं वो दोस्तों डी नंबर आई हैं, नीदरलैंड। डी नंबर ऑप्शन सही होगा, नीदरलैंड की हैं। इनका नाम है महारानी मैक्सिमा, जो भारत की यात्रा पर रही अभी हाल ही में। ठीक है, यही है द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनी हैं, और यही है मैक्सिमा जो इनसे मुलाकात कर रही हैं, हाथ जोड़कर दिख रही हैं आपको। ठीक है, तो बात करेंगे थोड़े प्रमुख तथ्यों पर, बात भी कर लेंगे। चर्चा में क्यों है, विकास के लिए समावेशी वित्त और G20 मानव संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पे रही हैं। और कहाँ की है महारानी, नीदरलैंड की महारानी है। 29 से 31 अगस्त 2022 के बीच रही है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी उनकी मुलाकात हुई है। ठीक है, चलते हैं अगले 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि सितंबर 2022 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति हब सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों। तो अनुसूचित जाति जो हब सम्मेलन हुआ 2022 में कहाँ हुआ, पहला ऑप्शन असम, दूसरा मणिपुर, तीसरा दिल्ली, चौथा
झारखंड। 4 ऑप्शन है, सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। तो सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, सभी लोग बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो मणिपुर सही होगा, मणिपुर सही होगा, मणिपुर सही होगा दोस्तों। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? मणिपुर में। ठीक है, चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 29 अगस्त 2022 को अभिजीत सेन का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है राजनीतिक से, दूसरा है सामाजिक से, तीसरा है अर्थशास्त्री से, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, सभी लोग बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। तो ये है दोस्तों, ठीक है, अभिजीत सेन जिनकी पिक मैंने आपको दिखाई है, और ये किस क्षेत्र से जुड़े हैं ये आप सभी लोग बताइए जल्दी से। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर ऑप्शन सही होगा, अर्थशास्त्री हैं। अभिजीत सिंह जो हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में बनते रहते हैं दोस्तों, और इसके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डालेंगे। यही अभिजीत सेन हैं, ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी हैं और योजना आयोग के पूर्व सदस्य के रूप में भी काम कर चुके हैं। चर्चा में क्यों है कि इनका निधन हो गया 29 अगस्त 2022 को, और उन्होंने वर्ष 2010 में पद्म भूषण से भी उनको सम्मानित किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान 2004 से 14 तक योजना आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं, और उनको एक अध्यक्ष का भी पद मिला है, वो है कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चलते हैं अगले 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और आज का 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर 2G इथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हरियाणा के पानीपत में, फिर दूसरा ऑप्शन हरियाणा के हिसार में, तीसरा हरियाणा के गुरुग्राम में, चौथा हरियाणा के रोहतक में। 4 ऑप्शन है, सभी लोग बताओ कि जो 2G इथेनॉल संयंत्र है वो राष्ट्र को समर्पित किया है, किस स्थान पर किया है दोस्तों? तो सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कि कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही जाएगा वो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ए नंबर हरियाणा के पानीपत में, हरियाणा के पानीपत में प्रधानमंत्री ने 2G इथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है ना, चलते हैं इसके प्रमुख तत्वों पर एक नजर डालेंगे। ठीक है, तो ये संयंत्र के बारे में पता करेंगे दोस्तों। ठीक है, और देखेंगे स्थापित पानीपत के हरियाणा में किया गया है, ये राष्ट्र को समर्पित किया गया है 10 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा। संयंत्र का निर्माण इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOC 21 द्वारा किया जा रहा है, और अनुमानित निर्माण की जो राशि बताई जा रही है 900 करोड़ रुपए बताई जाती है, और ये जो संयंत्र स्थित होगा वो पानीपत रिफाइनरी के निकट होगा। उत्पादन करीब जो है प्रतिवर्ष लगभग 3 करोड़ लीटर इथेनॉल का किया जाएगा। इथेनॉल का उत्पादन करने है तो प्रतिवर्ष 2 लाख टन चावल को की जो भूसी है पराली के रूप में लोग जला रहे हैं, इसको खरीद करके ये इथेनॉल का निर्माण किया जाएगा। इससे पर्यावरण पर जो हमारा पर्यावरण मतलब हमारा जो मौसम है वो काफ़ी जलवायु परिवर्तन से जूझ रहा है, तो इस कारण ये जो पराली हमारे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, ये सारे आसपास के क्षेत्र लोग जला देते हैं, जिससे पर्यावरण दूषित होता है। तो इस पराली को खरीदकर सरकार एक नया काम करने जा रही है, जिससे हमारा जो है पर्यावरणीय विकास भी तेजी के साथ होगा। ठीक है, इसके बहुत सारे फायदे भी जुड़ेंगे। चलते हैं अगले 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 2022 में किस देश से संबंधित ख्याम उपग्रह का सफलतापूर्ण प्रक्षेपण किया गया? पहला ऑप्शन है सऊदी अरब, दूसरा ऑप्शन है ईरान, चौथा ऑप्शन इजराइल, और तीसरा ऑप्शन इजराइल है, चौथा ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात। 4 ऑप्शन है, सभी लोग बताओ कि कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। तो सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कि कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। दोस्तों सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करते रहो, बताते रहो कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। इसमें दोस्तों जो ऑप्शन सही होगा वो बी होगा। ईरान ने ही अभी हाल ही में प्रक्षेपण ख्याम उपग्रह का किया है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं इसके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डालेंगे। ठीक है, यही है आपका ख्याम उपग्रह। ठीक है, और इसके बाद आगे चलेंगे और इसके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डालेंगे। देखो जो प्रक्षेपण करता है वो है रूस। ठीक है, और प्रक्षेपण यदि तिथि की बात करें तो 9 अगस्त 2022। यदि हम प्रक्षेपण रॉकेट की बात करें तो सोयूज 2.16 है,
और ये ख्याम उपग्रह प्रक्षेपित कक्षा जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट में है। और उपग्रह संबंधित जो देश है वो है दोस्तों ईरान, और प्रक्षेपण स्थल है रूस नियंत्रित बैकनूर कॉस्मोड्रोम कजाकिस्तान, ये प्रक्षेपण स्थल है। इसका उपयोग केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए किया गया है। ये पूरी तरीके से ईरान के नियंत्रण में ही रहेगा उपग्रह। इसका नाम 11वीं सदी के फारसी एक वैज्ञानिक थे उमर ख्याम के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये उच्च रेजोल्यूशन कैमरे से लैस उपग्रह होगा और ये पर्यावरणीय निगरानी के लिए भी काम करेगा। आरोप है कि रूस द्वारा इस उपग्रह का उपयोग करके ये यूक्रेन की भी निगरानी करने के लिए ये रूस काम करेगा, और ईरान द्वारा इजराइल और मध्य पूर्व देशों में भी निगरानी करने के लिए ये उपग्रह सक्षम होगा। ठीक है, चलते हैं अगले 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और अगस्त 2022 में कौन राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पहला ऑप्शन है पंकज त्रिपाठी को, दूसरा ऑप्शन है रवि किशन शुक्ला को, तीसरा है विद्या बालन को, चौथा है अजय देवगन को। तो 4 ऑप्शन है, सभी लोग बताइए कि इसमें आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। तो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के जो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए गए हैं दोस्तों, सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ सभी लोग की कौन सा आंसर आपका सही जा रहा है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी नंबर रवि किशन शुक्ला। रवि किशन शुक्ला को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है राष्ट्रीय क्षय रोग जिसे कहते हैं टीबी। यही है हमारे जो है रवि किशन। ठीक है, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। ये गोरखपुर से लोकसभा सदस्य रह चुके हैं, भाजपा में अभिनेता भी हैं। और रवि किशन शुक्ला और ये 30 अगस्त 2022 को बनाया गया। किसके द्वारा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार के तहत इन्हें जो है ब्रांड एम्बेसडर टीबी का बनाया गया है, टीबी उन्मूलन के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे। 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि हाल ही में अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ये किसने किया है? पहला ऑप्शन है इतिरमेटर, दूसरा है इदिराम, और फिर तीसरा है बजराम बेगज, और चौथा है निको पेलेसी। तो 4 ऑप्शन है, सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सी नंबर होगा, ऑप्शन बजराम बेगज। बजराम बेगज जो है अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। चलते हैं इनके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डाल लेते हैं। अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले ये जो पद पे थे वो पूर्व आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रह चुके हैं बजराज बेगज। ठीक है, और कब? 24 जुलाई 2022 को कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और उन्होंने जो स्थान लिया वो इतिरमेटर का लिया है। ठीक है, सैन्य रैंक के देश में तीसरे राष्ट्रपति बन गए हैं। सैन्य रैंक से मतलब सैन्य रैंक के जो तीसरे राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया अल्बानिया के ये राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है और किस जिले को आकांक्षी जिला के रूप में घोषित कर दिया है? पहला ऑप्शन है हरिद्वार, दूसरा है भोपाल, तीसरा है बेगूसराय, चौथा है महाराजगंज। सभी लोग बताएं अपना आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कि इसमें कौन सा जिला जो है आकांक्षी जिला के रूप में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला का प्रदर्शन किया है। तो कौन सा जिला होगा दोस्तों? तो ऑप्शन जो सही होगा वो ए नंबर सही होगा, हरिद्वार। हरिद्वार को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला के रूप में घोषित किया है। ठीक है, किसने? नीति आयोग ने। ये जरूर आप याद रखना। ठीक है, आकांक्षी जिला कौन घोषित कर सकता है? सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला कौन घोषित कर सकता है? या कौन सी संस्था घोषित कर सकती है? तो ये नीति आयोग कर सकती है। ठीक है, कब किया गया? 25 अगस्त 2022 को। कार्यक्रम क्या है? आकांक्षी जिला कार्यक्रम चालू किया गया। घोषित करता कौन है? नीति आयोग। ठीक है, क्या विषय होने चाहिए उस जिले के? बुनियादी ढांचे के विषय में पहला स्थान प्राप्त कर लेना चाहिए, इस वजह से उसे आकांक्षी जिला के रूप में घोषित किया जाता है। तो वो हरिद्वार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे जो है क्षेत्र कौन कौन से हैं। एक तो कृषि और जल संसाधन, स्वास्थ्य, पोषण, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, बुनियादी ढांचे और शिक्षा। इतने क्षेत्र आपको 5 क्षेत्र बताए गए हैं। 5 संकेतक के माध्यम से उस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला का नाम दर्जा घोषित किया जाता है। देखेंगे आकांक्षी जिला दोस्तों क्या है।
ये कार्यक्रम 2018 में चालू किया गया है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था। ना क्वेश्चन पोड़कर करंट अफेयर का जीएस से जोड़ सकता है। बात करेंगे उद्देश्य की, देश के कुछ सबसे अविकसित जिले हैं जो तेजी से प्रभावी रूप से बदलाव लाना है, उन देशों में आकांक्षी जिला प्रदर्शन चालू किया गया। इस कार्यक्रम को केंद्र और राज्य की योजनाओं के साथ लागू किया जाएगा। सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र राज्य स्तर के प्रभारी अधिकारी और जिला कलेक्टर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा को समान मासिक डेल्टा रैंकिंग के माध्यम से बनाए रखा जाता है। आकांक्षी जिलों की रैंकिंग व्यवहारिक शासन के साथ डेटा के अभिनव उपयोग को जोड़ती है और जिलों को समावेशी विकास केंद्र की ओर धकेलती है। ठीक है ना, तो चलते हैं आगे बात करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, क्या कह रहा है कि हाल ही में घोषित यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज सूची में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। पहला ऑप्शन है 3 शहर, दूसरा है 4 शहर, तीसरा है 2 शहर, चौथा है 5 शहर। तो सभी लोग बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। सभी लोग बताएं अपना कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें सी होगा 2 शहर। 2 शहर को जो है एक तो तेलंगाना का और दूसरा केरल के 2 हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भारतीय शहरों में शामिल किए गए हैं वो केवल 2 ही शहर हैं। ठीक है, चलते हैं बात करते हैं प्रमुख तत्वों पर। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में सूची में पहली बार भारतीय शहरों को शामिल किया गया है और भारतीय शहरों में तेलंगाना से वारंगल है और केरल से नीलाम्बूर और त्रिशूल है 2। ठीक है, तो याद रखो कि जो है 2 राज्यों से मतलब शहरों का नामांकन किया गया, घोषित करता यूनेस्को है और उद्देश्य क्या है, अन्य शहरों के बीच सांस्कृतिक व शैक्षणिक विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा, इस मुद्दे के लिए समाधान प्रस्तुत करेगा। चलते हैं इसके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डाल लेते हैं। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज क्या है। देखो ये 2022 में 44 देशों के 77 शहर को मतलब 44 देश हैं और 77 शहरों को शामिल किया गया है और यह एक नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय है। ऐसे शहर शामिल किए जाते हैं जो समुदाय में आजीवन सीखने को सफलतापूर्वक मतलब जो आजीवन ऐसे समुदाय होते हैं जो आजीवन सीखने के लिए सफलतापूर्वक जो है बढ़ावा देते रहते हैं। दुनिया भर में 294 शहर शामिल किए गए, एक दूसरे के बीच प्रेरणा, जानकारी और सर्वोत्तम आभास साझा करने में मदद करेंगे। नेटवर्क सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि का भी समर्थन कर रहे हैं। विशेष रूप से SDG 4 और SDG 11 में सम्मिलित किया गया है। बात करेंगे यूनेस्को लर्निंग सिटीज को परिभाषित करता है, तो ये किसको परिभाषित करता है, तो ये बुनियादी से उच्च शिक्षा तक समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, परिवार और समुदाय के बीच सीखने को पुनर्जीवित करना, कार्यस्थल पर और उसके लिए सीखने की सुविधा देना, आधुनिक शिक्षा प्रौद्योगिकी का उपयोग कर विस्तार करना, सीखने में गुणवत्ता उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, जीवन भर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें कौन कौन से शहर आपको सम्मिलित किए गए हैं। तो आपको पता है केरल का त्रिशूर और केरल का लिम्बाबूर और वारंगल। ठीक है, ये आपका तेलंगाना का है। तो त्रिशूर को क्यों ये भारतीय शहर में मतलब लर्निंग सिटीज में शामिल करने का प्रावधान किया गया है, क्योंकि केरल की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में लोकप्रिय त्रिशूर शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों का एक घर है और यह अपने आभूषण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह नीलाम्बूर को केरल का एक इको टूरिज्म गंतव्य है। यह शहरी और निर्माण मिश्रण द्वारा चिन्हित विभिन्न सामाजिक आर्थिक पैटर्न वाला शहर है। बात करें वही हम लोग जो है वारंगल की, तो वारंगल समृद्ध सांस्कृतिक विरासत युक्त है जो प्रत्येक वर्ष 3.2 बिलियन पर्यटकों का स्वागत करता है। ये शहर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, इस रूप से इसे घोषित किया गया है। चलते हैं अगले 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 23 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 8 सितंबर, दूसरा है 10 सितंबर, तीसरा है 15 सितंबर, चौथा है 20 सितंबर। 4 ऑप्शन है, सभी लोग बताओ कि इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी नंबर 15 सितंबर। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। चलते हैं इसके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। ठीक है,
इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2022 इन हिंदी में आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, मनाया जाता है। 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले 2008 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया था। इसके तहत दुनिया में हर कोने में सुशासन लागू कर दिया गया और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी कहा जाता है। इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र 2022 की क्या थीम रही है, इस पर हम नज़र डालेंगे। लोकतंत्र शांति और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मीडिया की स्वतंत्रता के महत्व पर केंद्रित है। इस बार की जो आपकी थीम है, याद कर लो, लोकतंत्र शांति एवं सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मीडिया की स्वतंत्रता के महत्व पर केंद्रित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला आज का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कितने वर्षों तक ब्रिटेन की सम्राट रही? कितने वर्षों तक ब्रिटेन की सम्राट रही? ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग बताओ कि इसमें कितने वर्षों तक रही। पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन है 45, तीसरा ऑप्शन है 60, चौथा ऑप्शन है 70। तो सभी लोग बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। सभी लोग अपने आंसर की पुष्ट करो, बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो डी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 70 वर्ष। 70 वर्ष महारानी विक्टोरिया को उन्होंने शासन 2015 में तोड़ करके सबसे लंबे समय तक पद प्राप्त करने के लिए जानी गई है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो ब्रिटेन की जो है महारानी रही हुई है, वर्तमान में उनका जो है निधन हो गया है और कुल 70 साल उन्होंने इस पद पर रही हैं। ठीक है, चलते हैं इनके प्रमुख तत्वों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन जो है हाल ही में 96 वर्ष की आयु में हो गया है। कितने वर्ष की आयु में? 96 वर्ष की आयु में हो गया है और 1952 में शाही ब्रिटेन की गद्दी पर वो बैठी थी। अब सबसे लंबे तक सेवा करने वाली सम्राट बनी है। उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया है। महारानी 2015 में ब्रिटेन के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली सम्राट बन गई। उन्होंने महारानी विक्टोरिया के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और पीछे छोड़ा, जिन्होंने 1837 से 1901 तक शासन किया था। उनके सबसे बड़े बेटे चार्ल्स ने उन्हें किंग चार्ल्स द्वितीय के रूप में सिंहासन पर बैठेंगे। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस संस्थान के साथ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल QRSM प्रणाली का परीक्षण किया है? पहला ऑप्शन है इसरो ने, दूसरा ऑप्शन है DRDO ने, तीसरा है BDL ने, चौथा है HAL ने। तो सभी लोग बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सभी लोगों का सही जा रहा है। तो सतह से हवा में मार करने वाली उस मिसाइल का नाम है QRSM और QRSM प्रणाली का जो परीक्षण किया गया है वो किस ने किया है? तो दोस्तों ये किया है DRDO ने। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। DRDO ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। चलते हैं इसके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डालते हैं। रक्षा अनुसंधान या विकास संगठन जिसे कहते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसे भारतीय सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली QRSM प्रणाली के तहत 6 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। और ये उड़ान कहाँ से किया गया है? तो उड़ीसा के तट से दूर एग्रीकल परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर से किया गया है। चलते हैं अगले 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ और 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा राज्य 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाता है? पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा असम, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम। 4 ऑप्शन है, सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ सभी लोग कि कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। तो सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, जल्दी से अपने आंसर को दो और बताओ कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सी सही होगा दोस्तों, सी सही होगा। उत्तराखंड, उत्तराखंड ने ही 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है, इनके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डालेंगे। हिमालय दिवस हर साल 9 सितंबर को उत्तराखंड राज्य द्वारा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र और क्षेत्र को संरक्षित करना। इस राज्य के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री द्वारा 2015 में आधिकारिक तौर पर हिमालय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य ने तो है 2015 में हिमालय दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी।
2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत थे उस समय। आधिकारिक तौर पर 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में घोषित किया था और 2015 से पूरे उत्तराखंड में ये 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसका मतलब है पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना। अगले चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ और 27 नंबर दोस्तों कह रहा है कि खबरों में रहा पूनो पालमपुर नेशनल पार्क किस राज्य में है। पहला ऑप्शन उत्तराखंड, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा है असम। तो सभी लोग बताओ किसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ किसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, जल्दी से बताओ किसमें पूनो पालमपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन मैं बताऊंगा, इसमें सी सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में चंबल की एक सहायक नदी है पूनो, पूनो पर ये जो है पूनो पालमपुर नेशनल पार्क जो है बनाया गया था। ठीक है, और ये खबरों में इस रहा कि जो एशियाई चीते हैं वो नामीबिया से लाए जा रहे हैं, अफ्रीका से। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म उत्सव के दौरान। ठीक है, देखते हैं इसके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डाल लेते हैं। भारत मध्य प्रदेश के पूनो पालमपुर नेशनल पार्क है जो उद्यान दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से चीतों को फिर से लाने की प्रक्रिया को तैयार किया गया है। 1952 में भारत में चीता विलुप्त हो गए थे। 2009 में एक अफ्रीकी चीता इंडोडेक्सन प्रोजेक्ट इन इंडिया चालू किया गया था। फिर इसके तहत जहाँ जहाँ चीते होंगे उनको ला करके भारत में लाए जाएंगे। तो ये प्रोग्राम के तहत ये प्रक्रिया जारी किया गया है और ये लाए जाएंगे। ठीक है, तो 17 सितंबर को ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म उत्सव में ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। ठीक है, इन चीतों को जो है नामीबिया से ला करके हेलीकॉप्टर में और ये उतारा जाएगा पूनो पालमपुर नेशनल पार्क में। ये एमपी में पड़ता है, चंबल नदी की सहायक पूनो पर। ठीक है, चलते हैं अगले 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ और 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे भारत के नए महान न्यायवादी के रूप में घोषणा कर दी गई है। सभी लोग बताओ किसमें किसे की गई है। पहला ऑप्शन है के वेणुगोपाल को, दूसरा है राजीव रंजन को, तीसरा है मुकुल रोहतगी को, चौथा है राजीव कुमार को। तो सभी लोग बताएं जल्दी से कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी नंबर मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी एक बार फिर से दूसरे कालकाल के लिए नियुक्त किए जाएंगे। 2014 से 2017 के बीच में ये भारत के महान न्यायवादी के पद के रूप में काम कर चुके हैं और ये दोबारा पद पर आना चाहते हैं और इनकी नियुक्ति की घोषणा कर दी गई है मुकुल रोहतगी को। ठीक है, इससे पहले के वेणुगोपाल है, इनका स्थान ये लेंगे। बात करेंगे इनके प्रमुख तत्वों पर। मुकुल रोहतगी दूसरी बार अटॉर्नी जनरल बनने जा रहे हैं दोस्तों। इनको नियुक्त किया गया, वो 1 अक्टूबर से अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करेंगे। मुकुल रोहतगी को देश के अगले 14वें अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है और वो 1 अक्टूबर से अपना दूसरा कार्यकाल शुरू कर लेंगे। वहीं रोहतगी ने के वेणुगोपाल की जगह लेंगे। इनका कार्यकाल जो है 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है दोस्तों। के वेणुगोपाल को रोहतगी इससे पहले जून 2014 में भी अटॉर्नी जनरल के रूप में काम कर चुके हैं और जून 2017 तक सेवा दी थी। वेणुगोपाल ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को संकेत दिया था कि वो 30 सितंबर को के बाद पद पर नहीं होंगे। इस साल जून के अंत में एजी वेणुगोपाल का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था। एक्सटेंशन 3 सितंबर को समाप्त होने वाला है। क्या होता है अटॉर्नी जनरल का पद, देख लेते हैं, एक पर नजर डालते हैं। अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार के लिए देश के सबसे शीर्ष कानून अधिकारी होता है और मुख्य कानूनी सलाहकार भी होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण मामलों पर केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और अटॉर्नी जनरल सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। चलते हैं आज के सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, किस देश के प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो पहला ऑप्शन है नॉर्वे, दूसरा है स्वीडन, तीसरा है ब्रिटेन और चौथा है नीदरलैंड। 4 ऑप्शन है, सभी लोग बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। किस देश के प्रधानमंत्री अभी हाल में मैग्डेलेना एंडरसन ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। ठीक है, उन्हें कार्यवाही प्रधानमंत्री भी जब तक कोई नया अगला नहीं आ जाएगा प्रधानमंत्री तब तक वो पद पर बनी रहेंगी और एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगी। तो कौन से देश की हैं दोस्तों, वो है स्वीडन की। कौन सी है, बी नंबर ऑप्शन सही है, स्वीडन की। ठीक है, चलते हैं इनके प्रमुख तत्वों पर एक नजर डाल लेते हैं। कोपेनहेगन 15 सितंबर स्वीडन की राजधानी है कोपेनहेगन। प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन ने बृहस्पतिवार को एक दक्षिणपंथी समूह के देश की संसद में समान बहुमत हासिल करने के बाद भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
एंडरसन ने स्वीडन की 349 सीटों पर रिक्सडैग के अध्यक्ष एंडियास नोरलेन से मुलाकात की और उन्हें अपने इस्तीफे के बारे में भी औपचारिक सूचना भी प्रदान कर दी है। नई सरकार बनने तक एंडरसन कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बनी रहेंगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का जो साप्ताहिक करंट अफेयर का जो सेशन रहा है वो कंप्लीट होता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग जो है जितने भी हमारे स्टूडेंट्स क्लास लिए हुए हैं वो सारे स्टूडेंट्स सबसे पहले अपने जितने भी क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों में आप रिकॉर्ड बताइए कि आपका कितना स्कोर अच्छा गया है, किसका किसका क्या क्या स्कोर रहा है दोस्तों, ठीक है। उस स्कोर के माध्यम से आपको पता चलेगा और साप्ताहिक करंट अफेयर से आप अपडेट रहने के लिए हर संडे सुबह 10 बजे मिलना है आपको, ठीक है, हमारी क्लास, ठीक है, स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम चैनल पर, ठीक है दोस्तों। तो सेशन को सबसे पहले लाइक कर दें जाते वक्त और शेयर भी जरूर करते रहें अपने मित्र यार जो तैयारी में लगे हुए हैं आगामी परीक्षा 2022 की परीक्षा में कोई बैठने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर जरूर करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले संडे को इसी बेस्ट कंटेंट के साथ अच्छी सीरीज में, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।